आज हम करेंगे उसके आगे ये करेंगे डेमोग्राफी। सबसे पहली टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये वाली डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो कोई भी कंट्री लोगे ना आप, कोई भी कंट्री, उसमें कुछ पॉपुलेशन काम कर रही होगी और कुछ जो काम नहीं कर रही होगी। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 20 से 60 के अराउंड, एज के अराउंड ये जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और 20 से कम और 60 से अबव ये नॉर्मली काम नहीं करती। तो किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग है, अगर वो ज़्यादा हुई, ठीक है, ज़्यादा हुई नॉन वर्किंग के, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। और अगर इसका एग्जैक्टली उल्टा हो, यानी कि नॉन वर्किंग अगर वर्किंग से ज़्यादा हुई, तो उसको बोलेंगे डेमोग्राफिक बर्डन। देखो यहाँ, ठीक है, समझ आ गई, बस इसी में बस यही है। अब डबलिंग टाइम, नाम से ही पता चल रहा है कि पॉपुलेशन डबल होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलते हैं डबल टाइम। पॉपुलेशन डबल होने में जितना टाइम लगेगा बोलते हैं उसको डबलिंग टाइम। फादर ऑफ डेमोग्राफिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक स्टडीज़, कार्ल मार्क्स। देखो दो टाइप की डेमोग्राफीज होती हैं, एक तो होती है फॉर्मल, एक सोशल। फॉर्मल का मतलब सिंपल ये होता है कि जब भी हमें नंबर्स निकालने हो, जैसे जब भी सेंसस होता है ना, सबसे वो चीज़ें ना ऐसे उनमें अगर सेंसस में जो भी चीज़ें होगी ना नंबर्स के टर्म्स में, जैसे नंबर ऑफ़ पीपल इन इंडिया, नंबर ऑफ़ मेल्स, नंबर ऑफ़ फीमेल्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड यूथ, नंबर्स हो, तो उसको फॉर्मल डेमोग्राफिक बोलते हैं। देखो मैथमेटिकल स्टडी और द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सिर्फ स्टैटिक्स हो ना, स्टैट्स हो, स्टैट्स, उसको बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। और सोशल होती है, सोशल डेमोग्राफी क्या होती है, ये कॉन्सिक्वेंस, यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने या कम होने से जो भी चेंज आ रहे हैं ना, या जो उनका इफ़ेक्ट होगा, वो सोशल डेमोग्राफी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट, देखो इसमें देखो बर्थ रेट होगा, इसमें डेथ रेट होगा, इमिग्रेशन होगा, ये होता है इसमें। अब हम इंडियन डेमोग्राफिक का ट्रांजिशन देखेंगे कि हमारी इंडिया ने कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन किया हुआ है पॉपुलेशन में। देखो सबसे पहले 91 से 1921 तक, इस टाइम पे हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, ठीक है। तो और काफ़ी अंडर डेवलप्ड था हमारा भारत देश। तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि शुरुआत में क्या होता है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। यही इसी स्टेज में था इंडिया भी, ठीक है। उस वजह से क्या था कि पॉपुलेशन ना मोर और लेस सेम ही थी, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया पॉपुलेशन। लो फ्लक्चुएटिंग फेज, जैसे हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ा, ये वाली स्टेज है हमारी पहली, लो फ्लक्चुएटिंग वाली फेज वाला स्टेज, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज है स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ 1921 से 51 तक। ये डेट भी याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे 1% के अराउंड ग्रोथ हुई इंडिया की पर ईयर, ठीक है। यानी कि अगर डिकेड की बात हो ना, अगर यहाँ पे डिकेड लिखा तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने वही ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ा था कि बर्थ रेट तो सेम रहता है हाई, लेकिन डेथ रेट ना थोड़ा कम हो जाता है, उस वजह से पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है इससे। अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है, स्टेज है। और इस टाइम पे पता क्या था इंडिया के टर्म्स में, देखो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टर्म्स में, कि इस टाइम पे ना गांधीयन फेज था, गांधीयन फेज। और इस टाइम पे था ना वो था एक्सट्रीमिस्ट फेज था, उसमें बहुत प्रोटेस्ट होते थे और बहुत जाने जाती थी, उस वजह से भी डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। और इस फेज़ में यहाँ पे इस फेज़ में ऐसा हुआ कि गांधीयन फेज़ आ गया, तो
पीसफुल प्रोटेस्ट ज़्यादा होने लगे, वैसे भी आप देख सकते हो। और फिर थर्ड पीरियड है रैपिड ग्रोथ। यहाँ पे 2% से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इंडिया की। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 51 से 81 के बीच है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया का। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस टाइम पे बढ़ी थी हमारी। और फोर्थ फेज पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ है लेकिन डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, यानी कि ग्रोथ तो हाई है लेकिन पता है कि इसके बाद स्लो डाउन हो जाएगी हमारी ग्रोथ। ठीक है, देखो वो है 81 से 2011 तक, मतलब जब ये सेंसस हुआ है लास्ट टाइम तब तक। देखो पहले ग्रोथ रेट 2.22%, 2.22 पर ईयर के हिसाब से बढ़ती थी हमारी 1971 में। अब 11 में हुई सिर्फ 1.64% की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रो हो अभी भी हो रहा है लेकिन बस रेट बढ़ रहा है। ठीक है, समझ लो। और वर्ल्ड की थी 11 में 1.23% के टाइम के अराउंड। 1920 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि 1921 से पहले ना पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैग्नेंट थी और पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई 21 के बाद, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, बिकॉज देयर वाज कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, 1921 के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होता। और एंटी नेटलिस्टिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी चेंजेस लाती है पॉलिसी में कि पॉपुलेशन कम हो। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है चाइना, जब इसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी पॉपुलेशन कम करने के लिए। और प्रो नेटलिस्टिक का इसका एग्जैक्टली उल्टा है, जब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई चेंजेस लाती है पॉलिसी में गवर्नमेंट। जैसे जापान की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, इवन कोरिया की भी कम हो गई है, वो सारी इस प्रो नेटलिस्टिक में आते हैं। हंगरी की कम हो गई है, इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और अब सेंसस देखेंगे हम। सेंसस हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना आप। कुछ फीचर्स हैं सेंसस के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फाइनेंस वाले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सेंसस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आंसर भी गलत लिखा था और चेंज भी नहीं किया लास्ट में। तो ऐसा है JKSSB का हाल। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सही क्वेश्चन को गलत कर दे और माने भी ना। इस पे क्वेश्चन आया था और उन्होंने गलत कर दिया था। मेरा भी गलत हो गया और बहुत लोगों का गलत हो गया था ये क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है ना सेंसस को, इंडिया के टर्म्स में देखो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है हर 10 साल के बाद, मतलब सेंसस करवाती है गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल बॉडीज़ भी करा सकती है अपने लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट भी करा सकती है। लेकिन हमने पढ़ना है जो नेशनल गवर्नमेंट कराती है ना 10 साल के बाद, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। ठीक है, क्लियर पता होगा कि इस टेरिटरी के अंदर ही देखना है हमने। अगर नेशनल गवर्नमेंट कराएगी तो पता है हमारी बाउंड्री कहाँ पे है, स्टेट गवर्नमेंट है तो इसको भी पता है, एवं लोकल गवर्नमेंट को भी पता है कि कौन सी फिजिकल बाउंड्री है, उसके अंदर ही देखना है हमने। वेल डिफाइंड पीरियोडिसिटी, इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही होगा। ठीक है, जैसे इंडिया में 10 साल का पीरियड है 2011 में हुआ था लास्ट टाइम। अब 2021 में होगा ना, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि 10 साल में कितना चेंज आया। वैसे ही लिखा है यहाँ पे, कंपेयर एंड एनालाइज। अगर पीरियोडिसिटी सेम हो ना, एक वेल डिफाइंड पीरियोडिसिटी हो, तो कंपैरिजन और एनालिसिस में ना इजी होता है। अगर आप कभी 1 साल में करो फिर 3 साल में करोगे सेंसस, तो पता नहीं चलेगा कि कितना चेंज हुआ, मतलब क्लियरली आप कंपेयर और एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी होती है सेंसस करने की।